तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज की क्लास में हम काइनेमेटिक्स का डर थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम होता है और वो कि सर जब वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आती हैं तो हमें बहुत बड़ा डर लगता है। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। हमको यही नहीं समझता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करने जा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल ट्राई करूँगा कि बेटा आगे आने वाले दिनों में इसके सीक्वेंस में मैं आपको वीडियो पोस्ट करूँ। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक डेफिनेशंस है काइनेमेटिक्स में, जो महारथी है बेटा वो कौन से है? तो उसमें सबसे पहले आता है डिस्टेंस, उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आता है स्पीड, उसके बाद आता है वेलोसिटी और लास्ट में आता है बेटा एक्सीलरेशन। ओके, मैं अभी यहां पे ये अज्यूम करता हूं कि आपको ये चीजें पता है क्योंकि इसकी डेफिनेशंस आपको ऑलरेडी पता रहती है, लेकिन इसको यूज कैसे करना ये आपको समझता नहीं है बेटा। तो मेरा एक ही एम है कि मैं आपको ये चीज़ों को क्या करूं, एक्सप्लेन करूं, कैसे इसको लगाना, क्या लगाना। काइनेमेटिक्स के डर को हम निकालने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो बेटा लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लगती क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन करता है। यस, जब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया तो बेटा उसको हम कहेंगे काइनेमेटिक्स। इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। कॉज के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा यहां पे गौर से देखो, काइनेमेटिक्स में हमारे पास होता है रेक्टिलिनियर मोशन। सबसे पहले आता है बेटा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है मोशन काय में रहेगा? तो सर मोशन रहेगा स्ट्रेट लाइन में। काय में रहेगा? स्ट्रेट लाइन में। तो उसको अपन क्या नाम देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। अब बेटा रेक्टिलिनियर मोशन में बहुत ही छोटे टाइप का मोशन हमें पढ़ना है, बहुत ही कम टाइप का। मतलब जो रियल लाइफ में अपन बेटा एक्चुअली फेस करते हैं वो सिचुएशन यहां पे नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ दो सिचुएशन है। उसमें आती है बेटा सबसे पहले जो मोशन आता है उसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। पहले आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो। पहला जो मोशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? पहला मोशन कौन सा होता है? यूनिफॉर्म मोशन। बेटा दो ही टाइप पढ़ने वाले हैं, तुम ध्यान रखो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बिल्कुल आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और मेरा ऑनलाइन में फोकस ही ये है बेटा कि मेजर थ्योरी कम पढ़ा के मेजॉरिटी क्वेश्चंस को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। यस और नो? ठीक है, चलो मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से आपके मेजर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, यही मेरा एम है। ओके, वेदर जो बच्चे मुझे ऑफलाइन में मैं जिनको पढ़ाता हूँ रोज, उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा और उसके हिसाब से बेटा आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन दैट वी कैन से, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ये दोनों को ही पढ़ना है अपने को। चलो ठीक है, तो सर यूनिफॉर्म यानी क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है बेटा वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये देखो, मतलब डेड लाइन जो ग्राफ इसका बनेगा कैसा बनेगा? तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बोलेंगे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम। वो क्या नहीं होने वाला है? वेरी होने नहीं वाला है। और अगर वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट है तो इसका मतलब होगा कि एक्सीलरेशन क्या हो गया? जीरो। एक सिंपल सी केस जिसमें एक्सीलरेशन आने ही नहीं वाला उसको बेटा हम नाम देंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या ये क्लियर हो गया आपको? यस और नो? तो फिर सर यहाँ पे इक्वेशंस कौन से लगेंगे? अबे यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन लगेगा v इक्वल टू डी बाई टी। वेदर यू कॉल इट एज अ डिस्टेंस और यू कॉल इट एज अ डिस्प्लेसमेंट,
इसके बारे में मैं अभी फिलहाल डिस्कशन नहीं करूंगा, बट यू कैन अप्लाई ओनली दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द आंसर एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व मेजॉरिटी द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। क्लियर हो गया बेटा? दूसरा होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सर इसमें क्या होता है? तो इसमें एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, कम ज्यादा हो सकता है, वैल्यू बदल सकती है, लेकिन जो ग्राफ है वो रहेगा डेडलाइन कांस्टेंट, वो चेंज होगा नहीं। मतलब पूरे जर्नी में बेटा एक्सीलरेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो दैट इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो सर व्हाट अबाउट वेलोसिटी? तो वेलोसिटी एक तो बेटा इंक्रीजिंग होगी, एक तो बढ़ सकता है, वेलोसिटी बढ़ सकती है, नहीं तो क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी। Either it will going to increase और decrease, but acceleration क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी बेटा हम अप्लाई कर पाएंगे हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस, जिसमें पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है बेटा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को ये एक चीज समझनी है, और वो ये है कि ये इक्वेशंस हम तभी लगा पाते हैं जब एक्सीलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आप ये बात को समझ लो बेटा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस बिल्कुल लगा नहीं सकते, ये चीज ध्यान में रखना। तो पूरे फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे तब आपको ये देखना पड़ेगा, कोई भी सिचुएशन आएंगी काइनेमेटिक्स को छोड़ के आगे भी आप अगर जाओगे, वेदर साउंड वेव्स की बात हुई या आगे के टॉपिक्स में, आपको पहले ये देखना पड़ेगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आप अपने दिमाग में डाल दो कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम इक्वेशन लगा सकते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बेटा ऑलमोस्ट 95% ऑफ द क्वेश्चंस में एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे एक बात बताओ, काइनेमेटिक्स में तो हमें तो सिर्फ ये दोनों ही कंडीशन पढ़नी है। ऑब्जेक्ट को कैसा भी फेंको, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर फेंके, जिसको अपन मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं, उसमें भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। अगर ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन पे फेंका यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप अभी समझ लो कि सिर्फ ये दो सिचुएशन, पहली तो कितनी सिंपल है और दूसरी तो उसमें एक्सीलरेशन क्या है बेटा? कांस्टेंट। ये दोनों ही सिचुएशन को सिर्फ आपको अप्लाई करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है। दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम्स ये इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे जो आपके सिलेबस में है काइनेमेटिक्स के लिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि बेटा अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इसको लगा सकते हैं। क्या ये आपको क्लियर हो गया बेटा? अब देखो, इसमें एक चौथा भी इक्वेशन है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए, आपके लिए बहुत काम का है, और वो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड विल बी इक्वल टू u प्लस a बाई 2 टाइम्स 2n-1। मतलब सर ये कब लगाना है? बेसिकली बेटा ये भी लगाना है जब एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन ये वाला जो इक्वेशन है वो आपको देने वाला ये डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा कौन से सेकंड में? तो वो पर्टिकुलर सेकंड में जिसमें आपको चाहिए। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं बेटा कि मान लो आपको t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है सर, जब 0 से लेके 10 तक आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वो केस में आप अप्लाई करोगे ये वाला इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर बेटा आपको मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10वें सेकंड में चाहिए, 10वें सेकंड में, सर इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 9 से लेके 10 सेकंड में जो लास्ट सेकंड है उसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो वो केस के लिए बेटा यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने तुमको बोला कि डिस्प्लेसमेंट मुझे 5वें सेकंड में चाहिए। 5वें का मतलब क्या होगा? 4 से लेके 5 सेकंड में चाहिए, वो 1 सेकंड में चाहिए, तब बेटा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि आपको अगर बोला डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड तो वो सोचते हैं कि हम 4 से लेके 5 तक तो चाहिए, तो फिर हम 4 डाले क्या, नंबर यहाँ पे 4 डाले क्या? नहीं बेटा,
यू हैव टू पुट दैट नंबर जो आस्क हुआ है, मतलब पूछा गया आपको कि अगर यहाँ पे 10वें सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपको 10 वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी, ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा 9 सेकंड से लेके 10 सेकंड, 9वें सेकंड से लेके 10वें सेकंड तक, 9 से लेके 10 में। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस आप अप्लाई कर पाओगे, कब अप्लाई कर पाओगे, जब आपको ये क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द ग्राफ, कि हमें दिस पर्टिकुलर केस में कौन से ग्राफ आएंगे, किस तरह से ग्राफ आएंगे। ठीक है, चलो तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। मैं यहां पे फोकस करने वाला हूं पहले यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल है बेटा, वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, पर अभी जो अपना मेन एम है वो ये है कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन ये कब होता है, तो ये तब होता है जब आपके पास वेलोसिटी एक तो क्या होगी, इंक्रीजिंग या फिर क्या होगी बेटा, डिक्रीजिंग। ओके सर, उसके बाद एक्सीलरेशन क्या रहेगा, एक्सीलरेशन रहेगा कांस्टेंट। यस, ओके, तो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे? देखो बेटा, काइनेमेटिक्स का एक ब्रह्मास्त्र है और वो है ग्राफ। जिसको ग्राफ प्लॉट करना आ गया वो बेटा काइनेमेटिक्स के सवाल, अच्छे सवाल आराम से कर सकता है। कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा जरूर। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो आज अभी ये जो 3 ग्राफ बताने जा रहा हूं वो तीनों की तीनों ग्राफ आपके दिमाग में डाल देने हैं कि यही यूज होने वाले हैं बेटा जब यूनिफॉर्मली कौन सा मोशन रहेगा, एक्सिलरेटेड मोशन रहेगा। कौन सा सर? देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट एटी ग्राफ मतलब एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ, मतलब ऊपर है बेटा एक्सिलरेशन, मान लो ये एसआई यूनिट है इसमें दिया हुआ, और बेटा हॉरिजॉन्टल पे कौन है, तो टाइम है। तो सर इसका ग्राफ कैसे आएगा? तो देखो, इसका ग्राफ आएगा डेडलाइन कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां पे ये वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, मतलब अगर ये एक्सीलरेशन निगेटिव आया बेटा तो वो कहां आएगा, नीचे आएगा। लेकिन ग्राफ विल बी अ पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस, हमेशा टाइम एक्सिस को वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ये इसका नेचर हमेशा रहेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास दूसरा ग्राफ है और वो है बेटा वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा? तो ये आएगा लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हिसाब से बेटा वो ग्राफ आएगा। हो सकता है ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो जाए, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो हो सकता है नीचे भी जाए, लेकिन बेटा नेचर ऑफ द ग्राफ क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। एक तो बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग, नहीं तो घटता हुआ डिक्रीजिंग। तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है तो अब मुझे पता चल गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा, बढ़ता हुआ या घटता हुआ। एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट लाइन, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा आएगा। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटा। और वो कैसे आएगा? तो वो आएगा लाइक दिस, पैराबोला। एक तो उसका मुंह ऊपर खुलेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ते जा रही है तो एक तो मुंह बेटा उसका ऊपर खुल सकता है, नहीं तो क्या होगा, नीचे खुलेगा। इसका मुंह ऊपर या नीचे काय पे डिपेंड होता है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। दैट विल डिपेंड्स ऑन द एक्सिलरेशन, कि वेदर एक्सिलरेशन इज पॉजिटिव और एक्सिलरेशन इज नेगेटिव। ओके, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान में रखना बेटा। आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से पता कर पाएंगे एक्सिलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और वो कैसे? तो यहां पे ध्यान दो, अगर आपको पैराबोला दिया है मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, अभी ध्यान में रखना बेटा, इसको मिटा दे रहा हूं। ओके, अगर मेरे पास बेटा ऐसा ग्राफ है कुछ इस तरह सा, इसको हम बोलेंगे, जिसका मुंह कहां खुल रहा है पैराबोला का, ऊपर, और इसको मैं बोलूंगा स्माइलिंग फेस। अगर ये स्माइलिंग फेस है तो एक्सिलरेशन हमेशा आएगा ग्रेटर देन 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मुंह अगर आपको ऊपर खुलता हुआ दिखे, होगा कहीं पे भी,
यहाँ पे होगा, उसके बाद अगर बेटा यहाँ पे होगा, या उसका छोटा सा ही पार्ट होगा, कहीं पे भी होगा, लेकिन अगर मुंह ऊपर खुलता हुआ दिखेगा तो एक्सीलरेशन हमेशा क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आएगा। और अगर बेटा फेस ऐसा हो जाएगा, उसका मुंह अगर ऐसा होगा जिसको अपन कहते हैं सैड फेस, तो वो केस में एक्सीलरेशन जो है बेटा वो हमेशा आएगा लेस देन 0 यानी निगेटिव। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? तो उसके बाद बेटा, इसके बाद आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और ध्यान में रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो अगर ये स्माइलिंग फेस है तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर मतलब आएगा, और अगर सैड फेस होगा तो एक्सेलरेशन लेस देन 0 आएगा, जिससे अपन बहुत बड़ी सी आइडिया ले सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप बेटा मैंने जितना आपको पढ़ाया अभी तक उतना आपको क्लियर हो चुका है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्राफ, अभी मैंने ये तो पता कर लिया कि नेचर कैसे हो सकता है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल डेड लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें आएगा बेटा, और क्या आएगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आएगा बेटा, एक तो मुंह ऊपर खुलेगा नहीं तो नीचे पैराबोला रहेगा। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अभी अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर ग्राफ दिया है तो मैं ग्राफ से कैसे निकालूं कोई भी वैल्यू, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, उसके बाद वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, और वी कैन से एक्सीलरेशन हो गया, ये कैसे निकालना। तो बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन उसके पहले आप ये बात समझ लो कि अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ होगा, ग्राफ से आपको दो चीजें निकालनी है, या आप ग्राफ से दो चीजें निकाल सकते हो। उसमें पहली होती है बेटा, और वो होती है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, या दूसरा होता है उसका स्लोप। ये ध्यान में रखना, मतलब कोई भी ग्राफ देखने के बाद, मान लो मेरे पास ये ग्राफ है, चलो ठीक है सर ये ग्राफ है, ये ग्राफ के पहले तो मैं देखूंगा कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, वेदर इट इज वीटी ग्राफ या कौन सा, पहले मेरे ध्यान डायरेक्ट इस पे जाएगा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद मैं देखूंगा कि ये ग्राफ से मैं क्या निकाल सकता हूं, तो आइदर मैं निकाल सकता हूं एरिया अंडर द कर्व, या फिर मैं निकाल सकता हूं उसका स्लोप। क्या ये समझ में आ गया? मतलब बेटा पूरे फिजिक्स में, मेरी बात मान लो, पूरे फिजिक्स में आप कोई भी ग्राफ निकालो, उससे आपको दो इंफॉर्मेशन आप ले पाओगे, कोई भी मतलब कोई भी, और उससे आप सिर्फ दो इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, एक होगी एरिया अंडर द कर्व और दूसरी होगी उसका स्लोप। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। सर एरिया कैसे निकालेंगे? तो बेटा एरिया निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सिस, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सिस मतलब कैसे, अगर मेरे पास y एक्सिस और x एक्सिस होगा तो मान लो बेटा, जैसे मान लो ये एक ऐसा शेप बन गया, तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर का एरिया निकालना है। उसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका जो आपको आता है बेटा वो है, मुझे चेक करना पड़ेगा इसके अंदर कौन सा शेप है, ये शेप क्या बता रहा है, ये कौन सा शेप बता रहा है। आप देखो, अगर ये मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है तो मैं रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया का, अगर मुझे स्क्वायर दिख रहा है तो उसका लगाऊंगा, या ट्रेपेजियम दिख रहा है तो उसका लगाऊंगा। मैं इसके बारे में डिस्कशन बिल्कुल करूंगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लो कि एरिया निकालना मतलब दो एक्सिस का हमें क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट करना है, क्योंकि एरिया डिफाइन करने को हमें चाहिए होते हैं दो एक्सिस, तो दो एक्सिस का प्रोडक्ट करेंगे तो मैं उसका क्या निकाल लूंगा, एरिया निकाल लूंगा, सिंपल। और अगर मुझे स्लोप चाहिए तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो सर इट इज अ रेशियो ऑफ टू एक्सिस, रेशियो ऑफ टू एक्सिस। सिंपल तरीके से हम देखेंगे, सर रेशियो ऑफ टू एक्सिस मतलब मान लो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो हमेशा और हमेशा बेटा स्लोप का फॉर्मूला होता है m, जिसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा,
और वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऑफलाइन के बच्चों को पता है कि मैं कितने बार इससे रटवा लेता हूँ, कौन सी लाइन कैसी ड्रॉ की तो क्या होता है, ये मैंने क्लास में ऑलरेडी सिखा के रखा है। यस और नो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं रेशियो ऑफ टू एक्सिस लूंगा बेटा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। हमेशा वर्टिकल टू क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल अगर रेशियो आया तो बेटा मैं उसको क्या नाम देता हूं, स्लोप नाम देता हूं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। यस और नो, कैसे निकालना है लगे तो बेटा इसके बारे में मैं डिस्कशन आगे बिल्कुल करूंगा। हाउ टू कैलकुलेट स्लोप एंड हाउ टू कैलकुलेट एरिया मैं एक आगे वीडियो बना दूंगा। क्लियर हो गया। तो अब सर हम इसकी मदद से ग्राफ को कैसे समझेंगे, कोई भी ग्राफ को कैसे एनालाइज करेंगे। स्लोप हो गया मतलब बेटा दो एक्सिस का रेशियो ध्यान में रखना, और अगर एरिया निकालना है मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सिस, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं बेटा। काइनेमेटिक्स का हार्ट माने जाने वाला ये टेबल आपको जनरली तो इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको बेटा इसको समझना पड़ेगा कि मैं ये कैसे इवैल्यूएट कर रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या है, तो काइनेमेटिक्स में 3 ग्राफ आपको पूछे जाते हैं। पहला होता है बेटा, पहला हो सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ, उसके बाद होगा दूसरा, पहला होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ के बाद हो सकता है बेटा वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ के बाद होता है एटी ग्राफ। ये 3 ग्राफ आपको पूछे जा सकते हैं, और भी आगे पूछते बेटा, लेकिन मेजोरिटी 90% जो ग्राफ है वो पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर क्या होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब आपको तो मैंने बता दिया कि कोई भी ग्राफ हो, ग्राफ से सिर्फ 2 चीजें आपको मिलेगी, एक होगा उसका एरिया और एक होगा बेटा स्लोप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। यस और नो, ठीक है। एरिया मतलब क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सिस होगा, और स्लोप मतलब क्या होगा, मान लो बेटा मैं ऐसा लिख रहा हूं y और x 2 एक्सिस है, और यहां पे स्लोप क्या होगा y बाय x। तो चलो नजर डालते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ पे, और पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा। सर एरिया का मतलब होगा 2 एक्सिस का प्रोडक्ट। यस बिल्कुल सही है। अब अगर मैं पोजीशन की बात करूंगा तो यूनिट होगा मीटर, और टाइम की बात करूंगा तो यूनिट होगा सेकेंड, और मीटर इंटू सेकेंड बेटा आपको काय का भी यूनिट नहीं है, आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, उसके बाद एक्सीलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का बेटा मीटर या डिस्टेंस का भी मीटर। तो ये यूनिट कहीं मैच होता है क्या, ये आपको देखना है। अगर एक्सटी ग्राफ में मैंने एरिया निकालना है, 2 एक्सिस का प्रोडक्ट करूंगा बेटा मैं, और अगर मेरे को यूनिट मिल रहा है मीटर इंटू सेकेंड, तो वो काय का यूनिट नहीं है, इसीलिए एक्सटी ग्राफ का एरिया मुझे कुछ भी नहीं देता। बात समझ में आ रही है। एक्सटी ग्राफ का एरिया मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। आते हैं बेटा स्लोप के वक्त, स्लोप के लिए डिस्कस करते हैं। अगर मैं 2 एक्सिस का रेशियो लेता हूं, पोजीशन अपॉन टाइम, वही तो स्लोप कहलाएगा, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। आप मुझे बताओ, पोजीशन का यूनिट होता है मीटर और सेकंड का यूनिट होता है टाइम, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड काय का यूनिट है, तो सर ये तो यूनिट है वेलोसिटी का। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है और मैं उसका स्लोप लूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। सिंपल सिंपल। आपको पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप लेना है ताकि वेलोसिटी निकालनी पड़े। मतलब मैंने अगर पूछा आपको एक्सटी ग्राफ दिया और एक्सटी ग्राफ का आपको बोला स्लोप निकालो, तो मतलब वेलोसिटी निकालो, तो तुम सीधा क्या निकाल लोगे, स्लोप निकाल लोगे, और आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। नाउ कमिंग टू वीटी ग्राफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्यों है, चलो आइए जानते हैं। अब जब मैं एरिया निकालना चाहूं बेटा तो v इंटू टी करना पड़ेगा, और v इंटू टी का मतलब होगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, जो कि आता है बेटा मीटर। कहानी समझ में आ रही है क्या। और मीटर काय का यूनिट है, एक तो डिस्टेंस का या फिर डिस्प्लेसमेंट का। तो बेटा सिंपल सी बात है कि अगर मेरे को वीटी ग्राफ दिया है और अगर मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो बेटा मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा।
मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में मेरे पास वीटी ग्राफ है और वीटी ग्राफ में मेरे को बोला कि डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो बेटा। वो मैं तुमको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि डिस्टेंस कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे, दोनों भी सेम नहीं होते। वो निकालने के लिए मैं आगे का रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर, उसमें आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप समझ लो बेटा कि वीटी ग्राफ दिया है तो आंखें घुमाना नहीं है। अगर उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा तो सीधा क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है बेटा, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वीटी ग्राफ का एरिया क्या मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया बेटा। उसके आगे बढ़ते हैं। अगर मैं वीटी ग्राफ का स्लोप निकाल लूंगा, स्लोप का मतलब होगा v बाई टी। तो सर v बाई टी का यूनिट है, तो बेटा वो तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या होता है, तो ये होता है एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब ये है बेटा कि वीटी ग्राफ खुद ही एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब वो वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं उसका एरिया निकाल लूंगा तो आइदर आई कैन कैलकुलेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैं उसका स्लोप निकाल लूंगा तो मैं क्या कैलकुलेट कर पाऊंगा, एक्सीलरेशन। पूरा काइनेमैटिक्स बेटा एक ही ग्राफ में आप कर सकते हो और वो है वीटी ग्राफ। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मेरे पास तीसरा ग्राफ आ सकता है, वो होता है एटी ग्राफ। अब बेटा एटी ग्राफ में वापस सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, ए अपॉन टी, सॉरी क्या है, एरिया के लिए अपने को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू टी। अब ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी यानी सेकेंड, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मीटर पर सेकेंड आएगा। मतलब बेटा एटी ग्राफ से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी। अगर मैंने उसका क्या निकाला, एरिया। सो इफ आई कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्राफ ऑफ एटी ग्राफ, आपको एटी ग्राफ दिया है और एटी ग्राफ का आपको एटी ग्राफ से आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। मतलब बेटा कुछ भी लोड लेने की जरूरत है नहीं। आपको अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया है तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी पूछे तो रपकने आपको क्या निकालना है, उसका एरिया, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया मतलब आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं एटी ग्राफ का क्या निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा, ए बाई टी, तो बेटा मुझे पता चलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, जो कि मीटर पर सेकेंड क्यूब होगा, और मीटर पर सेकेंड क्यूब ये काय का भी यूनिट नहीं है, और इसीलिए एटी ग्राफ का स्लोप मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आई होप आपको यहां तक जो मैं बताया है बेटा वो समझ में आ चुका है। इसको 2 बार 3 बार देखिए, कितने भी x करके देखिए, मतलब 2x 4x व्हाटएवर आपको करना है, लेकिन बेटा इसको अच्छे से समझ लीजिए। काइनेमैटिक्स का बेसिक पूरा ग्राफ में छुपा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो ग्राफ से बहुत आसानी से हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो एक बार मैं छोटा सा टेबल आपके लिए यहां बना देता हूं कि कौन सा ग्राफ आपको क्या देगा, ताकि बेटा आपको बाद में इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू दिस, अगर मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है और एरिया निकालना है तो उससे मुझे नो इंफॉर्मेशन मिलेंगी, पर अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। आई होप मीटर पर सेकेंड, यस। उसके बाद दूसरा वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और उसका स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन। वेरी गुड, चलो ठीक है। उसके बाद अगर एटी ग्राफ हुआ तो बेटा एरिया निकलेगा, आपको क्या मिलता रहे, एरिया आपको मिलेगा वेलोसिटी, और बेटा अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो मुझे नो इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये है बेटा सार ग्राफ का जो आपको यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्या ये सबको क्लियर हो गया बेटा, यस और नो? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में बेटा मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।